Hello my dear students, hope you all are well. So from last 3 to 4 days you are not getting any video. So after 4 days we are meeting now. Now today we are going to start our next topic, that is Gauss law, that is further you can say the modified version of electric flux. अब कैसे ये electric flux से related है, what is Gauss law, that we have to learn, and what is main concept of the Gauss law. Related थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम इससे रिलेटेड जरूर पढ़ेंगे, ठीक है. सो क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज GAUSS, that is Gauss law. What is Gauss law? First you must understand the definition. What is the definition of Gauss law? Gauss law, it is basically total electric flux, total electric flux. What is Gauss law? Gauss law is totally electric flux. Actually it is electric flux, but Gauss ने इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया. हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था दैट phi इज इक्वल टू E डॉट S, राइट. या अगर हम कहें कि शॉर्ट फ्लक्स की, हम जैसे शॉर्ट किसी छोटे एरिया की बात करते हैं तो E डॉट DS E ds cos theta. This we have learned already, right? अब आपको जो पढ़ना है दैट इज गॉस लॉ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस ने क्या नया फॉर्मूला दिया, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ closed surface. Remember this thing, this theorem is applicable for a closed surface. Total electric flux through a closed surface is equal to total charge, yeah, what do you say, 1 by epsilon naught times total charge enclosed मतलब उस सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज एनक्लोज है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस. Remember one thing, this law is applicable only and only for the closed surfaces. So what is this? This is our definition of Gauss law. Clear हो गई सभी को? The electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that surface. If I'll write the formula for this, flux is equal to, what I should write? 1 by epsilon naught times charge enclosed. Suppose Q is that charge which is enclosed in that surface. So what you can write? Flux is equal to 1 by epsilon naught times Q. Okay, चलिए अब इसी को हम फ्लक्स वाले फॉर्मूला के साथ लिखें तो what I should write? Flux is equal to E dot S is equal to Q by epsilon naught. This you can also write. बट अब यहां पर हम बात करें बेटा क्लोज्ड सरफेस की. मान लीजिए आपके पास कोई एक स्फीयर है, पहले आपने स्फीयर के एक छोटे से एरिया को एनालाइज किया, फिर छोटे से और एरिया को एनालाइज किया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथे को किया, ऐसे आप पूरे स्फीयर के एरियाज को एनालाइज करें तो यू आर गेटिंग बेसिकली स्मॉल एरियाज. तो व्हाट आई शुड राइट? फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to Q by epsilon naught. बट हमारा डेफिनेशन क्या कहती है? क्लोज्ड सरफेस. क्लोज्ड के लिए बेटा ये एक सर्कल इसके ऊपर लगाया जाता है, इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो सर्कल लगाया जाता है, इस सिंबल का मतलब होता है कि हम क्लोज सरफेस की बात करें. हम बात कर रहे हैं सरफेस की, तो इसके नीचे आप लिखोगे S स्टैंड्स फॉर सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, मैथ्स में आप पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, दैट यू विल लर्न इन मैथ्स. बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सरफेस, हम यहाँ बात कर रहे हैं सरफेस की, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन S ओवर हियर. और ये जो सर्कल लगाया है ये बता रहा है क्लोज्ड सरफेस को. E डॉट ds फॉर्मूला आपको पहले से पता है फ्लक्स का, क्योंकि दिस इज इक्वल टू फ्लक्स विच इज इक्वल टू, गॉस ने क्या बताया? 1 by epsilon naught times of charge enclosed. ठीक है, 1 by epsilon naught times of charge enclosed in that
सरफेस। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को? अच्छा जी, अब जो हमें देखना है दैट इज, अब जो हम देखेंगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, अब इसको मैं गॉस लॉ को बेसिकली आपको शो करके दिखाती हूं, हाउ यू कैन गेट दिस गॉस लॉ इफ यू हैव एनी सिंगल चार्ज पार्टिकल इन ए क्लोज्ड बॉडी। सपोज यू हैव अ स्फीयर, उसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उसमें जरा हम एक बार प्रूव करके देखते हैं क्या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट उसका फ्लक्स निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, दैट इज I'm considering one charge that is Q या total charge Q in a sphere, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। सपोज आपके पास एक चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और वो जो प्लस क्यू चार्ज है किसके अंदर रखा हुआ है भाई? एक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। एक स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड है ये चार्ज, एक स्फीयर के अंदर एनक्लोज है चार्ज, तो गॉस के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए, फ्लक्स का आंसर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, यही हमारा आंसर आना चाहिए। तो दैट वी हैव टू गेट फ्रॉम दिस। ये स्फीयर हमारा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्फीयर। अच्छा जी, अब स्फीयर है तो बेटा चलिए स्फीयर की बात तो हम बाद में करते हैं। ये हमारा एक चार्ज है जो एनक्लोज्ड है स्फीयर के अंदर। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज? यू नो दिस थिंग, हम लोगों ने पढ़ा है फील्ड लाइन वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेटेड, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? रिमेंबर? तो ऐसे ही इसकी भी आपको कहीं पर भी डायरेक्शन ले लीजिए। सपोज मैंने ये डायरेक्शन ली, सपोज मैंने ये डायरेक्शन ली, ये डायरेक्शन ली, ये डायरेक्शन ली, तो सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है तो दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट यू नो। ओके, चलिए कोई भी एक लाइन हम उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाली लाइन उठा ली, ये वाली लाइन उठा ली, और इस लाइन के साथ मैंने यहां पर स्फीयर का एक सरफेस भी कंसीडर कर लिया। ये इस सरफेस को बोला जाता है बेटा, जिस सरफेस को हम कंसीडर करते हैं, जैसे गॉस लॉ हमने ले लिया है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। चलिए, तो अब हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, एरिया वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी आपके पास एरिया है तो उसका जो डायरेक्शन आपको लेना है क्लोज सरफेस में, हमेशा इसको बाहर की तरफ लेना है। तो ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, ये हमने एक सरफेस कंसीडर किया, छोटा सा सरफेस हमने डीएस सरफेस ले लिया इसका। सपोज ये हमने एक डीएस सरफेस लिया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएस सरफेस? आउटवर्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएस सरफेस, एन कैप मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली, एंड दिस इज व्हाट दिस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन भी कहाँ है? बाहर की तरफ। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए जरा कि एज पर फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, फ्लक्स का डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस, राइट? यहां पर मैंने छोटा एरिया लिया तो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस बना तो डी फाई बन गया। छोटा ही तो फ्लक्स बनेगा, पूरा फ्लक्स तो हमने लिया नहीं है अभी, हमने फ्लक्स लिया है सिर्फ थोड़ा सा, एक छोटे से एरिया को हमने कंसीडर किया है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए ई डॉट डी एस, चलिए बताइए जरा, अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाऊं तो ई डी एस कॉस थीटा बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना? ई एंड उस डी एस की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो सेम है तो व्हाट आई शुड राइट? कॉस जीरो। कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मतलब क्या होता है भाई? 1। कॉस जीरो यहां लिखकर दिखा सकते हो, कॉस 0 डिग्री, और कॉस जीरो का मतलब होता है 1, तो व्हाट आई गॉट? ई डी एस, तो दिस इज विल बी इक्वल टू डी फाई। ठीक है, बात समझ में आई? आ गया। चलिए अब एक बात सोचिए, जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके लिए हमारा उसके ऊपर जो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसकी, वो हमारा कुछ फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद आ रहा है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर हमने लिख दिया एस, तो के क्यू, व्हाट इज दिस? आर। आर यहां पर कैपिटल आर भी आप ले सकते हो या स्मॉल आर ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए। व्हाट इज दिस आर? दिस आर इज द रेडियस। स्मॉल लीजिए या कैपिटल लीजिए, दिस आर विल बी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। इज दैट क्लियर? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ओके, चलिए, तो ये हमारी रेडियस कांस्टेंट है, इसको जरा बाहर लिखते हैं,
K भी कांस्टेंट है, Q भी है, हमारे पास अंदर कौन बच रहा है? अगर मैं यहाँ पर, अगर चलिए देखते हैं मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, दोनों तरफ हमारी डिफरेंशियल टर्म है। इफ आई टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, और मुझे कैसा लेना है? क्लोज इंटीग्रल लेना है। क्लोज इंटीग्रल किसका है हमारा ये? या अगर आप क्लोज इंटीग्रल यहाँ नहीं भी दिखाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल दिखाइए कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ds ds ds, लेकिन हम क्लोज सरफेस के लिए ले रहे हैं तो क्लोज इंटीग्रल दिखा दीजिए। अच्छा जी, अब हम कर क्या रहे हैं? किसके लिए ले रहे हैं? पूरे स्फीयर के लिए ले रहे हैं। पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया। अगर मैं छोटे एरिया की बात कर रही हूँ ds, तो ds यहाँ पर एक और ds ले लीजिए, यहाँ पर एक और ds ले लीजिए, एक ds यहाँ ले लीजिए, ds यहाँ ले लीजिए, ds यहाँ ले लीजिए। जब आप सारे ds को अगर आप ऐड करोगे, what you will get? You will get the complete surface area of the sphere. And what is the surface area of the sphere? That is 4 pi r square. चलिए हम इसको लिखते हैं कि अगर पूरा सरफेस निकालना है आपको तो what I should write? KQ by r square, और यहाँ पर लिख दिया हमने 4 pi r square. कैपिटल लेंगे r तो कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लेंगे तो स्मॉल लिखेंगे। तो what is K? 1 by 4 pi epsilon naught. तो 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square, 4 pi by r square, 4 pi से 4 pi कैंसिल हुआ, r square से r square कैंसिल हुआ। So what you will get over here, और d phi का इंटीग्रेशन हो गया 5, d phi का इंटीग्रेशन 5। So what we obtain, phi is equal to q by, बाकी सब चीजें कैंसिल हो गए, q by epsilon naught. This is our relation, isn't it? आ गया, वही फ्लक्स आ गया हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या हुआ कि एक हमने क्लोज्ड सरफेस लिया, क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज था? Q। तो हमारा आंसर हमें क्या मिल गया? द टोटल फ्लक्स ऑफ दैट क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज इन दैट सरफेस। बात समझ में आई भाई सभी को? ठीक है, ये हमारा एक स्फीयर के लिए हमने निकाला। यहां से हमें बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रही है। हमें वो बात समझ में आ रही है कि हमारे पास कभी भी अगर कोई एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसके रेडियस पर हमारी जो फ्लक्स है वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स नेवर डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ स्फीयर, इसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी। ये चीजें क्लियर हो गई भाई? बिल्कुल ठीक है। तो हमने एक स्फीयर के लिए इसको किया। अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो रिगार्डिंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, गॉसियन सरफेस सबको समझ में आया कैसा है? ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट एक चीज दिमाग में बिठाइए कि जो गॉस लॉ होता है that is basically valid for closed surface only. Gauss law is valid for closed surface only. तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा। This law is valid for closed surface only. Closed surface only. ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इसका कि अगर नेट चार्ज बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए एक हमने पॉजिटिव लिया था, साथ में एक नेगेटिव और ले लेते, बॉडी के अंदर अगर नेट चार्ज 0 हो तो फ्लक्स भी क्या होगा? 0। ठीक है। इफ नेट चार्ज इन द बॉडी, नेट चार्ज इन द बॉडी इज 0, देन flux will also equal to, flux will also equal to 0. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? जैसे कोई एग्जाम्पल, डाइपोल। अच्छा जी, आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द डाइपोल, इजीली यू कैन टेल। पॉजिटिव नेगेटिव। डाइपोल क्या होता है? एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, उसके अराउंड मुझे बताना है कि उसका फ्लक्स कितना होगा। भैया जब नेट चार्ज ही 0 हो गया, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स विल बी 0, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। हमारा गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या?
1 by epsilon naught times net charge enclosed in that surface या total charge enclosed in that. total charge dipole का कितना हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर 0, फ्लक्स विल बी 0. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइपोल. डाइपोल का जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा. ठीक है, चलिए जी, उसके बाद हम इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं. This law is applicable for any type of bodies, any type. This law is applicable for any shape या any shape of the body, any shaped body, but सबके लिए एप्लीकेबल तो है, लेकिन इस लॉ को यूज करना सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक बॉडी पर आसान है. अगर यही आप टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी बॉडी ले लोगे तो वहां पर गॉस लॉ की कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी. ठीक है, तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप्ड बॉडी, but we will use this law only for symmetrical body. This law is applicable for any shaped body, but we will use this law for symmetric body only, symmetric bodies. ठीक है, क्यों सिमेट्रिक बॉडीज? अगर हम असिमेट्रिक बॉडी, अगर हम आड़ी टेढ़ी कैसी भी शेप की बॉडी अगर ले लेंगे तो ये लॉ को लगाना बहुत टफ हो जाएगा. ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी वो बहुत टफ हो जाएंगी. तो ये चीज दिमाग में रखेंगे. ठीक है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप्ड बॉडी, बट वी विल यूज दिस लॉ फॉर सिमेट्रिक बॉडी. क्यों सिमेट्रिक बॉडी? बात समझ में आई? ठीक है, चलिए जी, उसके बाद क्या इसके और भी कुछ हैं, और भी बिल्कुल पॉइंट्स हैं हमारे पास. सबसे पहले एक पॉइंट और हम ले रहे हैं, दैट इज व्हाट पॉइंट यू कैन टेक नाउ ओवर हियर, दैट गॉस लॉ. सपोज हमारे पास जो ये चार्ज पार्टिकल है, जो हमारी बॉडी है, ये इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन वैक्यूम, इफ विल पुट दिस बॉडी इन एनी मीडियम, तो व्हाट यू विल राइट दैट गॉस लॉ. फ्लक्स विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है भाई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. एंड यू नो दैट, हम लोग पहले ये चीज पढ़ चुके हैं, दैट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K. तो व्हाट आई शुड राइट, एक मीडियम के लिए मैं क्या लिखूंगी, एप्सिलॉन नॉट K. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एप्सिलॉन नॉट, किसी भी मीडियम के लिए अगर आपको लिखना है तो यू विल राइट एप्सिलॉन, and if you're going to write epsilon, तो you will write Q by epsilon naught K for any medium. ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, गॉस लॉ हमारा चेंज हो जाता है अगर आप वैक्यूम की बजाय उस चार्ज बॉडी को कहां पर रख देते हैं, उस बॉडी को जिसके लिए भी हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है उसको आप रख देते हैं किसी मीडियम में. उसके बाद भाई हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हाँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट चार्ज, जो गॉस लॉ होगा एप्लीकेबल है, ये बात बिल्कुल सही है, गॉस लॉ हमारा एप्लीकेबल है किसी भी सिमेट्रिक बॉडी के लिए, असिमेट्रिक बॉडी के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट हम यूज करते हैं उसको सिर्फ सिमेट्रिक के लिए. अच्छा जी, क्या उस बॉडी, जो बॉडी हम ले रहे हैं, हमने क्या बोला स्टेटमेंट में, समझ रहे हैं? स्टेटमेंट में मैंने एक बात बोली, दैट चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस. तो क्या अगर चार्ज उस बॉडी के बाहर है तो उस बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट भी क्या उस बॉडी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. हमारा गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारा जो फ्लक्स होगा दैट इज ओनली ड्यू टू, फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू, फिफ्थ पॉइंट इसका लिखते हैं, फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज inside the body, remember, ठीक है, चार्ज inside the body. चलिए, ये बात भी समझ में आ गई कि चार्ज हमारा अंदर होना चाहिए. एक और चीज, what about फील्ड?
हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? हमारे पास फॉर्मूला है, आप लोगों ने अभी देखा, चलिए हमारे 5 पॉइंट हो गए। एक फॉर्मूला एक बार अब लिखते हैं कि जो हमारा गॉस लॉ है इसका फॉर्मूला क्या है? गॉस लॉ का फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, हमने क्लोज इंटीग्रल लिया, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस फील्ड? क्या ये फील्ड भी सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से होता है? नो, नेवर। इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि जो फील्ड होता है, फील्ड जो नेट फील्ड निकाला जाता है, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द चार्जेस विच आर प्रेजेंट नियर बाय। उस बॉडी के अंदर कितने चार्जेस हैं, उस बॉडी के आजू बाजू कितने चार्जेस हैं, सबका ओवरऑल, सबका नेट फील्ड देखा जाता है। दिमाग में बिठाइए इस बात को कि जो फ्लक्स है हमारा, दैट इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द जो चार्ज आपको लेने हैं फ्लक्स के लिए, वो हमारे पास कौन सा लेना है? द चार्ज इनसाइड द बॉडी, जो क्यू लेना है, क्यू। फ्लक्स जो निकलेगा, जो क्यू आपको लेना है, दैट इज द चार्ज ओनली इनसाइड द बॉडी। लेकिन जो आपको फील्ड लेना है, फील्ड का इफेक्ट जो आप देखते हैं, फील्ड का इफेक्ट सभी चार्जेस का देखा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? चलिए जी, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। जस्ट वीडियो को एक बार पॉज करिए और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। लग रहा है कि ये तो थ्योरी है, इसका क्या यूज है, लेकिन नहीं, डोंट थिंक। इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इस पे इन पॉइंट्स का यूज न्यूमेरिकल्स में भी होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको, इन सारे जो पॉइंट्स हैं, हमने कितने पॉइंट्स लिखे? लगभग 6 पॉइंट्स आई टोल्ड, 1 2 3 4 5, और जो 6 पॉइंट बताया मैंने आपको, दैट इज, ये तो बताया फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द बॉडी। 6 पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज ड्यू टू चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों की वजह से हमारा फील्ड होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई सभी को? ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज, ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग इसके न्यूमेरिकल्स बताते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या? बेसिकली आपको गॉस लॉ को अप्लाई करके बताते हैं कि गॉस लॉ को अप्लाई कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, या आपको बताते हैं कि गॉस लॉ को किसी भी बेसिकली बॉडी से अगर फ्लक्स को निकालना है तो गॉस लॉ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, गॉस लॉ का एप्लीकेशन या गॉस लॉ कैसे यूज कर रहे हैं हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो अब आपको याद हो, हमने फ्लक्स वाले चैप्टर में, फ्लक्स वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ये अगर दिमाग में आ रहा हो किसी को ये क्वेश्चन, और वहां पर मैंने आपको बोला था बेटा कि आपको जो है, हमने इसकी फिगर के लिए क्या लिया था जी, ये ले लेते हैं, चलिए। ओके, ऐसे हमने क्यूब बनाया था, राइट। तो ये हमारा एक क्यूब था, एंड आई टोल्ड यू वन थिंग कि इसका एक छोटा सा पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, ई एक्स की वैल्यू कुछ ली थी, अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2, रिमेंबर। और इस केस में हमारे पास ई वाई एंड ई जेड, जो आई एम सॉरी, ई वाई एंड ई जेड जो हमने लिया था वो 0 लिया था, राइट। तो इस केस का आपको ध्यान हो, हमने सबसे पहले निकाला था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इफ यू रिमेंबर, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर इसके लिए फील्ड 0 होगा, इस सरफेस के लिए फील्ड 0 होगा, जो सरफेस आपकी तरफ है उसके लिए फील्ड 0 होगा, जो सरफेस बोर्ड की तरफ है उसके लिए फील्ड 0 होगा, बिकॉज हर केस में एंगल 90 डिग्री बन गया, ठीक है। सिर्फ ये 2 केसेस हैं, इसके लिए हमारा एंगल कुछ ना कुछ बन रहा था। एंगल इस केस के लिए 0 बन रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और इस केस के लिए एंगल बन रहा था 180, राइट। तो अगर हमारे पास ये सिर्फ जनरल, हमारे पास कोई इसकी वैल्यू नहीं होती, मीन्स हमारे पास कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, तो हमारे पास क्यूब का आंसर 0 था। आपको मैंने पिछले लेक्चर में कराया था कि किसी भी एक क्यूब के लिए जो फील्ड होगा, नेट फील्ड, वो 0 होगा। लेकिन इस केस में हमारा कुछ आंसर आया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने इसको ए डिस्टेंस पे लिया था, ए डिस्टेंस पे मतलब ये x इज इक्वल टू ए लिया था यहाँ पर, और ए इन सारे साइड्स को लिया था, राइट। एक बार अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो एक बार पीछे वाले लेक्चर को एक बार फिर से देखिए जा करके। तो इस केस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था शायद अल्फा ए टू दी पावर समथिंग 5/2 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो ये हमारा शायद कुछ आंसर आया था। ओके, ए की वैल्यू अगर गिवन हो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू गिवन हो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में ऑलरेडी, तो ये चीज आपको मैं वापस नहीं बताऊंगी। एंड आई टोल्ड यू वन थिंग, वो हमने फील्ड निकाला था,
राइट। अब मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, मतलब गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए या गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए फ्लक्स निकालना है। और गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए फ्लक्स कैसे निकाल, फ्लक्स नहीं सॉरी वो निकालना है आपको, दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, charge inside this body, charge inside this body, and the flux is equal to q by epsilon naught. तो q is equal to flux into epsilon naught. यहां पर हमारे पास फील्ड है, फ्लक्स नहीं है। यहां पर आपके पास हमने फ्लक्स निकाला था, शायद इस केस में फ्लक्स निकाला था, राइट, फील्ड नहीं निकाला था, फ्लक्स निकाला था, राइट। तो फ्लक्स हमने निकाला था, तो फ्लक्स की वैल्यू आप यहां से उठाएंगे, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, एक बार चेक कर लेना, या 1/2 आंसर आ रहा था या 5/2 आंसर आ रहा था, आई डोंट रिमेंबर। तो यहां पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू उठाकर यहां से पुट करिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यू ऑलरेडी नो दैट 8.854 × 10⁻⁻12 वैल्यू पुट करिए और आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि अगर आपके पास एक बॉडी गिवन है, 3D बॉडी गिवन है, और 3D बॉडी का फ्लक्स आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। फ्लक्स कैसे निकाला था, एक बार थोड़ा सा आपको, हाँ फ्लक्स ही निकाला था, एक बार आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देते हैं। फ्लक्स निकालने का तरीका होता है E.S। तो E इस केस में E हमारे पास गिवन था, जैसे मैं अगर इस सरफेस की बात करूं तो E हमारे पास गिवन है अल्फा x⁻1/2, और S मुझे निकालना था, दैट इज a² हो जाएगा, क्योंकि a² हो गया। यहाँ पर है अल्फा a1/2 × a², तो अल्फा a⁵5/2, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, राइट, 5/2 ही आएगा यहाँ पर। ओके, तो फ्लक्स आ रहा है इस वाले फेज के लिए। सिमिलरली इस फेज के लिए हमने कुछ फेज वो निकाला था, फ्लक्स निकाला था, तो आप क्या कर सकते हैं दोनों के लिए, और नेट फ्लक्स क्या निकाला, दिस माइनस दिस हमने करके फ्लक्स निकाल लिया था, राइट। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वे वापस रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया सभी को। हमने क्या किया, हमने गॉस लॉ को यूज किया और इसके लिए क्या निकाला, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। ओके, अब एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। एक आपके पास क्या है, सिलेंडर है बेटा, एंड दैट सिलेंडर जो है वो सिलेंडर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया है। बात समझ रहे हैं, ये बेटा एक सिलेंडर लिया हमने, ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई करना सीख रहे हैं हम बेसिकली। ये हमने एक सिलेंडर लिया, और इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो हम क्या कह रहे हैं, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ओके, समझ में आया। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिलेंडर, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिलेंडर, कैन यू टेल। बहुत इजीली आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसके लिए कौन कौन से सरफेसेस है। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। चलिए अब पहले हम इस सरफेस की बात करते हैं। व्हाट विल बी द फ्लक्स फॉर दिस सरफेस, व्हाट विल बी द फ्लक्स, ES। देखिए हम इस सरफेस S1 की बात करते हैं, ये सरफेस हमारा S2 है, सरफेस S1 है, तो सरफेस का आउटवर्ड कौन हुआ, दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल। इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल ये होगा, फील्ड की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो मैं फर्स्ट सरफेस की अगर बात करूं तो फॉर फर्स्ट सरफेस व्हाट विल बी द फ्लक्स, फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, कैन यू टेल, इजिली यू कैन टेल, फ्लक्स विल बी इक्वल टू E.ds, और E.ds जब हम बात करें डायरेक्शन है सेम, तो व्हाट आई कैन राइट, E.ds cos 0, तो आंसर आ गया EDS। गॉट इट। एंड व्हाट विल बी द फ्लक्स फॉर दिस सरफेस, माइनस ऑफ EDS। क्यों, क्योंकि फील्ड जा रहा है इधर, फ्लक्स जा रहा है इधर, एंगल कितना बन गया 180, और cos 180 क्या होता है -1। तो आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट सरफेस के लिए आया, और सेकंड सरफेस के लिए आपके पास जो आएगा माइनस ऑफ EDS। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट कर्व्ड सरफेस, कैन यू टेल। यहां पर हम सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। व्हाट अबाउट कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड, इसके बाद आपको बताते हैं गॉस का क्वेश्चन, बताते हैं फ्लक्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, कर्व्ड सरफेस में बेटा आप कोई भी आप सरफेस लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ छोटा सा एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, छोटा सा एक ये सरफेस कंसीडर कर लिया। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल। फील्ड कहाँ है, एक्स की तरफ। एंगल कितना बन गया सरफेस की डायरेक्शन में और ई में 90,
और cos 90 क्या होता है भाई? 0. cos 90 होता है 0. तो what will be the flux from the curved surface, that is E ds cos 90 degree? आंसर will be 0. तो अगर आपको देखिए टोटल करना है phi 1 phi 2 प्लस phi c, ये ऑलरेडी 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट के क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? 0. तो जब एक सिलेंडर को हमने फील्ड की डायरेक्शन में रखा तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया. ठीक है जी. अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं गॉस लॉ का. गॉस लॉ का बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखना. सपोज आपके पास एक क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? आपके पास गिवन है एक हेमिस्फीयर. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए. 1 सेकंड के अंदर, नॉट मोर देन 1 सेकंड. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक हेमिस्फीयर है, ये ले लिया हमने एक हेमिस्फीयर. ठीक है, ओके. और इस हेमिस्फीयर के यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रख दिया हमने. जब हम यहां पर एक चार्ज रख रहे हैं, व्हाट विल बी द फ्लक्स इन दिस केस? कैन यू टेल? इजीली यू कैन टेल, विद इन अ सेकेंड यू कैन टेल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए यहां पर रखा है इस चार्ज को, है ना? आधा स्फीयर लिया, आधा. अगर आधा स्फीयर ले रहे हैं, सबसे पहले इस स्फीयर को हाइपोथेटिकली पूरा करिए. हाइपोथेटिकली इस स्फीयर को मैं कर देती हूं पूरा. पहले चलिए थोड़ा एक बार सही से पूरा स्फीयर बना देते हैं. और ये हमारे पास हेमिस्फीयर गिवन है. ओके, यहां पर हमारा चार्ज गिवन है और मैंने क्या किया? इस स्फीयर को हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में इसको बस ऐसा करिए कि हाँ ऊपर है कुछ, ऊपर आधा हिस्सा और है, इसको मैंने पूरा किया. नाउ टेल मी वन थिंग. पहले आधा स्फीयर था, आधा स्फीयर है ना, उसके लिए हमें नहीं पता था क्या करना है. लेकिन जब पूरा स्फीयर है हमें पता है. पूरा स्फीयर है, अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ भाई क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ फ्लक्स होता है हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट. पूरी क्लोज्ड बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए. आधी के लिए क्या करें? आधा कर दो, सिंपल. तो हमारे पास फ्लक्स आ गया इस हेमिस्फीयर के लिए Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिंपल हो गया आंसर. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं. चलिए, एक आपके पास सरफेस गिवन है, सरफेस एक प्लेन. ठीक है, एक एरिया गिवन है, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर एरिया ये हमारे पास गिवन है. और इसकी सारी साइड में कह रही हूं ए है, सारी साइड में कह रही हूं ए लग नहीं रहा है बट ए है मान लीजिए. ओके, और इसके सेंटर से मैं ये बोल रही हूं बेटा a/2 थोड़ा ऊपर जा करके a/2 सेंटर से मैं कहां जा रही हूं? कितना हिस्सा ऊपर जा रहे हैं भाई? हम a/2 ऊपर गए और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ हवा में. एक सरफेस है, यहां पर ये सरफेस है, यहां पर एक चार्ज रखा है. इमेजिन करिए, ये एक सरफेस है, यहां पर एक चार्ज रखा है. सरफेस कैसा है? एक स्क्वायर सरफेस है. ठीक है, यहां चार्ज रखा है. अब हमें बताना है भाई इसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्या होगा. गॉस लॉ लगाना है. इस खुले एक सरफेस के ऊपर गॉस लॉ लगा नहीं सकते. बताइए क्या करें? सोचिए, वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर. देखिए, इस सरफेस को अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये एक किसी भी बॉडी के अंदर एनक्लोज हो जाए, मतलब इस सरफेस से अगर मैं कोई एक बॉडी बना दूं, स्क्वायर सरफेस है, क्यूब बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं. चलिए, अब इस सरफेस से मैं क्या कर रही हूं? इस सरफेस से मैं क्यूब जनरेट कर रही हूं. क्यूब लीजिए, हमने क्या किया? इस सरफेस को एक क्यूब के अंदर बंद कर दिया बंद, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और इस सरफेस से मैंने क्या बोला था? कहां पर? a/2 डिस्टेंस पर उसके आधे में एक क्यू चार्ज रखा हुआ है. मतलब अगर मैं एक हाइपोथेटिकल मैंने यहां पर एक क्यूब बना दिया तो इस क्यूब के कहां पर रखा हुआ है चार्ज? सेंटर पर. ठीक है, तो मतलब ये क्यूब हमारा क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहा है. क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहा है तो लगाइए गॉस लॉ, यहां पर. अगर क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहा है तो व्हाट विल बी द फ्लक्स? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. किसकी वजह से? क्यूब की वजह से. मुझे क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए इस सरफेस की वजह से. और क्यूब के कितने सरफेसेस होते हैं? एक आपके सामने, 2, एक पीछे, 3, 4, 5 और 6.
6 सर्फेसिस है, 6 सर्फेसिस, अगर पूरा क्यूब मुझे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट दे रहा है तो मेरे पास एक सरफेस मुझे क्या देगा, 1/6 देगा। आ गया फ्लक्स आंसर, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू विल अप्लाई गॉस लॉ फॉर एनी सिमेट्रिकल बॉडी। सिमेट्रिकल के लिए मैंने आपको लगा के दिखाया, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चन गॉस लॉ से रिलेटेड भाई ट्राई करिए घर पर, कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई डिफिकल्टी अगर आपको लगती है किसी क्वेश्चन में तो जस्ट मेंशन दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, एंड वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन, फाइन। सो होप दिस गॉस लॉ इज clear to everyone, hope it is clear to everyone, right? In next lecture we will do some more important things कि गॉस लॉ को हमने यूज करना है किसी एक चार्ज्ड वायर के ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक शीट के ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक चार्ज शीट है वहां पर आप कैसे गॉस लॉ अप्लाई करके उसका फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं दैट वी विल डिस्कस, अभी गॉस लॉ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लॉ तो बेसिकली इज डन, लॉ तो डन, अब तो हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, वहां पर यूज करेंगे, एक सॉलिड स्फीयर है वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं दैट वी विल लर्न इन next class. Okay, so that's all for today. Hope you got this concept of Gauss law and how you will apply that Gauss law in numerical problems. ठीक है, मजेदार questions थे बच्चों, ठीक है। Now apply this question, apply this particular law in numerical problems and do more and more practice. Okay, that's all. Bye bye, my dear students.